चलो जी बेटा, अपन लास्ट क्लास में बॉन्डिंग खत्म कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं बेटा गैसेस स्टेट, है ना। देखो बेटा, गैसेस स्टेट वैसे तो डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब अपने पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं। अगर डिलीट नहीं हुआ तो ठीक, हो गया तो ठीक। ठीक है, क्योंकि इसके बिना थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ ही नहीं सकते ना, आगे के चैप्टर में हेल्प तो करेगा ही, तो इसको अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं गैस स्टेट की। भाई गैस स्टेट क्या होता है, ध्यान समझो बेटा। In any given substance may exist in a solid, liquid, gas, depending upon two magnitude of two opposite type of a tendency। हमें दो ऑपोजिट टाइप की टेंडेंसी होती है, उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। पहली टेंडेंसी होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्लियर है? और जो दूसरा होता है वो होता है बेटा स्केपिंग टेंडेंसी। क्या होती है बेटा? स्केपिंग। भाई म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है कि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? उससे क्या होता है बेटा, एक दूसरे के पास आते हैं। और स्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। अगर बेटा आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन ग्रेटर देन स्केपिंग टेंडेंसी से, तो मॉलिक्यूल आपका सॉलिड रहेगा। कैसा रहेगा? सॉलिड। अगर आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी नियर बाई सेम, या म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा बहुत ज्यादा है। क्या बेटा थोड़ा बहुत है? म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब क्या? दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना। अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और स्केपिंग टेंडेंसी का मतलब मॉलिक्यूल क्या जाएंगे? दूर दूर। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। क्या बनेगा? सॉलिड। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन नियर बाई स्केपिंग टेंडेंसी है थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो क्या रहेगा? लिक्विड। लेकिन अगर स्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? गैस। और हमें तो गैस ही पढ़नी है, तो इस अपने वाली चीज इस चैप्टर में स्केपिंग टेंडेंसी क्या रहनी चाहिए? हाई। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ए गिवन सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर की आपको कंडीशन दूं, तो एक कोई भी गिवन सब्सटेंस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे मैं पानी की बात करूं, किसके लिए बात करूं बेटा? पानी के लिए। अगर पानी का प्रेशर 1 atm है, प्रेशर कितना है? 1 atm, तो सिंपल सी कहानी है, पानी क्या बेटा -10 डिग्री टेम्परेचर है तो वो सॉलिड रहेगा, 20 डिग्री पे वो लिक्विड है, और 100 डिग्री पर वो क्या है? गैस। अरे बोलो, तो क्या मैं पानी की टेंडेंसी बदल सकता हूँ बेटा? उसकी स्टेट बदल सकते हैं कि हाँ, टेम्परेचर प्रेशर के साथ आप क्या बन सकते हो? उनकी स्टेट को बदल सकते हो। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं बेटा, कि अगर मैं प्रॉपर्टी बात करूं, पहली प्रॉपर्टी है बेटा पैकिंग। तो अगर मैं पैकिंग की बात करूं तो सॉलिड होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत टाइटली, उसके मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से टाइटली क्या रहते हैं? पैक रहते हैं। जबकि जो लिक्विड होते हैं उसके मॉलिक्यूल लूजली रहते हैं। मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? थोड़ा थोड़ा लूज रहते हैं, एकदम पास पास नहीं रहते। और गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ही ज्यादा लूज होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की, किसकी बात करूं बेटा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो इंटरमोलिकुलर, अच्छा न्यूक्लियर लिख दिया क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कर लो इसे। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा? मिनिमम। मॉलिक्यूल बहुत पास पास रहेंगे, मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? बहुत है। यहाँ पे क्या रहेगी? इंटरमीडिएट। क्या रहेगी? इंटरमीडिएट। और यहाँ पे क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल दूर दूर। अरे बोलो। नेक्स्ट ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम, लिक्विड में इंटरमीडिएट, और मिनिमम। गैस में अट्रैक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट में बात करें बेटा काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल तो कहीं जाते ही नहीं है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। लिक्विड की क्या होती है? मॉडरेट या इंटरमीडिएट। और गैस की क्या होती है? मैक्सिमम। उसके मॉलिक्यूल चलते रहते हैं। और ध्यान रहे, गैस के मॉलिक्यूल जब तक चलते रहते हैं तब तक गैस है, जैसे स्टेबल हुए लिक्विड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लिक्विड। नेक्स्ट ना वॉल्यूम एंड शेप। वॉल्यूम एंड शेप। तो बेटा देखो, ये जैसे सॉलिड है, इस सॉलिड की वॉल्यूम भी फिक्स है और इसकी शेप भी डिफाइन है। आप इसको, मैंने हाथ में इस हाथ में पकड़ा, इस हाथ में पकड़ा, नीचे रखा, तो शेप नहीं बदलेगी। अब तुम इसको पटक के मारो तो टूट जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल बदल जाएगा। लेकिन जब तक ये पेन बना रहेगा, ये क्या रहेगा बेटा? इसी फॉर्म में रहेगा। तो सॉलिड की ना तो वॉल्यूम बदलती है ना उसकी शेप बदलती है। जबकि लिक्विड है, लिक्विड की वॉल्यूम नहीं बदलती लेकिन उसकी शेप बदलती रहती है। जैसे पानी 1 लीटर है, आप उसको एक बाल्टी में डाल दोगे तब वो 1 लीटर रहेगा, लेकिन शेप बदल जाएगी। आप उसको प्लेट में डाल दोगे तो शेप बदल जाएगी, गिलास में डालोगे तो शेप बदल जाएगी। तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन वॉल्यूम है। लेकिन मैं बात करूं गैस के लिए, तो गैस की ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। कि सर मतलब गैस को अगर आप चाहो तो एक छोटी सी बोतल में भर के रख सकते हो, और उसे क्लिक करो तो पूरे कमरे में फैल जाती है।
तो ना तो उसकी शेप फिक्स है ना वॉल्यूम। तो गैस की वॉल्यूम क्या होती है, जितने एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया सारी उसकी वॉल्यूम है, सारी उसकी क्या है वॉल्यूम। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसकी मैक्सिमम क्या होती है बेटा, सॉरी क्या पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम एंड शेप। ना तो उसकी वॉल्यूम डेफिनेट शेप, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब वॉल्यूम और शेप दोनों क्या है इंडिपेंडेंट, जबकि इसकी वॉल्यूम क्या है डिफाइंड और शेप क्या है इनडिफाइंड। नेक्स्ट में बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, किसी को कितना कंप्रेस कर सकते हो, या एक्सपेंसिबिलिटी के लिए कितना एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड को ना तो मैं कंप्रेस कर सकता हूं ना एक्सपेंड कर सकता हूं। तो ये क्या होता है बेटा मिनिमम। लिक्विड को आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकते हो, बहुत थोड़ा बहुत मतलब बहुत मामूली सा ही, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा, बट सॉलिड से ठीक है, सॉलिड से ठीक है। सॉलिड की तुलना में थोड़ा बहुत तो कंप्रेस हो सकता है, बाकी ज्यादा लिक्विड भी कोई कंप्रेस वम्प्रेस नहीं होता बेटा। ऐसा ना, इसको भी आप मिनिमम ही रख ले रहते हैं, मॉडरेट वोडरेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन गैसों की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। किस तरीके से, जैसे अपने पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नाम में उसके गैस लिखा है, लिक्विड पेट्रोलियम है गैस। तो सिलेंडर में एलपीजी भरी होती है, उस गैस को हम इतना कंप्रेस करते हैं कि वो अपनी स्टेट ही बदल जाती है। हम पानी को ऐसे प्रेशराइज करके बर्फ नहीं बना सकते, आ रही बात में, लेकिन हम इसको कंप्रेस करें, किसको, गैस को, तो वो इतनी कंप्रेस हो जाती है कि इतने मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, वो लिक्विड की तरह लगती है। किसकी तरह लगती है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी हुई बेटा, मैक्सिमम हुई, इनफाइनाइट है तो यार आपने स्टेट ही बदल दी। और जब उस सिलेंडर से हम गैस बाहर निकालते तो आप देखो लिक्विड बाहर नहीं आती, कौन बाहर आता है, गैस, कौन बाहर आता है। तो वो लिक्विड इतना एक्सपेंड हुआ, उसकी जो एक्सपेंसिबिलिटी वो भी क्या हुई बेटा मैक्स। तो आप उसे चाहो जितना कंप्रेस कर सकते हो, चाहो जितना एक्सपेंड कर सकते हो। अरे बोलो कोई दिक्कत है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती है एसी से, वो एक्सपेंड होती होती ओजोन लेयर तक पहुंच जाती है, पानी थोड़ी पहुंच जाता है। तो उनकी देखो कितनी ज्यादा है, वो एक्सपेंड हो सकते हैं अपने आप को। अरे बोलो, तो एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेशन दोनों क्या होते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट में बात करते हैं डेंसिटी, किसकी बात करते हैं। तो देखो बेटा डेंसिटी क्या होता है बेटा, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है। तो आपको पता है कि जो मास, तो देखो बेटा अगर मैं किसी चीज को सॉलिड रखूं, उसी चीज को लिक्विड कर दूं, उसी चीज को गैस कर दूं, तो मास तो कंजर्व रहता है, मास तो चेंज होता नहीं है। किससे चेंज क्या होगा फिर, तो सिंपल सी कहानी है बेटा, वॉल्यूम क्या होती है, जनरली बेटा वॉल्यूम क्या होती है, सॉलिड की क्या होती है कम। अगर सॉलिड की वॉल्यूम कम होती है तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम। लिक्विड की वॉल्यूम मॉडरेट होती है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है मॉडरेट। और गैसों की वॉल्यूम मैक्सिमम होती है तो डेंसिटी क्या होती है मिनिमम। लेकिन इसमें मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी बेटा, आइस वाला, आइस के केस में उल्टा होता है, आइस में क्या होता है सॉलिड की डेंसिटी कम होती है। हमारी बात में, अरे बोलो, लिक्विड से, वरना सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम। नेक्स्ट वन है बेटा मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस। सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टी ऑफ गैस दैट कैन बी मेजर्ड, वो प्रॉपर्टी जिनकी गैस को मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा मेजरेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आता है वेट। क्या गैस का वेट निकाल सकते हो तुम लोग, नहीं निकाल सकते। गेट का वेट बोलो भाई, इधर देख छोड़ी भाई, बंद कर से। क्या गैस का वेट निकाल सकती है, वेट नाप सकते हो, क्या तोल सकते हो गैस को, क्यों नहीं तोल सकते हैं, तोल सकते हैं। हमने पहले क्या करना है बेटा, वेट ऑफ गैस के लिए हमें पहले एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, खाली कंटेनर, उसका वजन ले लो W1, अब उसमें गैस भर दो आए में, अब उसका वेट ले लो, अब नया कंटेनर का वेट कितना है W2। तो पहले W1 था, W2 तो गैस का वजन कितना आ गया W2 माइनस W1। अरे गैस का वेट नहीं आता तुम्हारे सिलेंडर पर लिखा नहीं आता क्या, खाली सिलेंडर का वजन भरे सिलेंडर का वजन। हाँ तो गैस ही तो है, भरते समय भरी तो उसमें गैस ही है, निकलते समय गैस ही रहती है, क्लियर है। इतना हाई कंप्रेस करके भरा होता है, इसको इसको अब मैं फैक्ट्री ले चलता हूँ तेरे को कैसे भरते हैं। हाई कंप्रेसर पे बड़ा के गैस को अंदर, जैसे तो गाड़ी के स्कूटी के टायर में हवा कैसे भरते हैं, पाइप लगा के हाई प्रेशर पे अंदर इंजेक्ट करते, तो तेरे मुंह से भर के दिखा दे भाई, पर हवा तो तू भी फू फू करके, क्योंकि तो इतना हाई प्रेशर दे ही नहीं पाएगी ना, सिंपल है, क्लियर है। चलो जी, वॉल्यूम ऑफ गैस, किसकी बात करें बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस, कि भाई गैस की वॉल्यूम क्या है। देखो बेटा भाई वेट तो समझ में आ गया, गैस का कैसे निकालना है, खाली कंटेनर भरे कंटेनर, भाई खाली कंटेनर का वेट लो, फिर उसमें गैस भर के वेट लो, दोनों का डिफरेंस कर दो। नेक्स्ट ना बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस,
इज वॉल्यूम ऑफ गैस। जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर गई, जितना वॉल्यूम वो क्या कर गई, ऑक्यूपाई, मतलब जितने वॉल्यूम में वो घूमती फिरती है, वो इसका वो क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। आगे बात में, जितना स्पेस उसने कवर कर लिया, जितनी दूर तक, वो सब उसका क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वैकेंट कंटेनर वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हमारी बात में, कि जो एक खाली कंटेनर, उसमें अगर मैंने गैस भरी, तो जितना एरिया उसने कवर किया, जितना एरिया उसने कवर किया, वही क्या होगा बेटा, जैसे अपने वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे मेरे पास एक कमरा है पूरा खाली पड़ा, अपने गैस रिलीज की एक परफ्यूम वाली बोतल से, तो सिंपल सी कहानी, इसमें जो गैस है इस पूरे कमरे को उसकी वॉल्यूम होगी, क्या होगी बेटा, उस पहले मान लो आपने परफ्यूम की बोतल में भर रखा है, उसको पूरा खाली कर दिया उसे, तो पहले जो परफ्यूम की बोतल थी, सिंपल सी कहानी है, वही क्या उसकी वॉल्यूम है। अब वो पूरा कमरे को कवर कर लिया उसने, तो अब गैस की वॉल्यूम क्या है, पूरा कमरा। लेकिन मान लो ये कमरा आधा पानी से भरा होता, तो पूरा कमरा गैस की वॉल्यूम में नहीं होता, वो बाकी बचा हुआ खाली स्पेस, वो बचा हुआ खाली स्पेस। तो आप ध्यान रखें, अगर मैं कहूं कि ये कंटेनर है, उसके अंदर मैंने, जो कंटेनर है उसके अंदर मैंने 1 लीटर का कंटेनर है, उसमें मैंने आधा लीटर पानी भर रखा है, तो गैस के लिए फिर आधी लीटर बचेगी वॉल्यूम। मतलब वो खाली स्पेस जिसको वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, क्या कहलाती है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। और कोई भी अगर कोई कंटेनर है जो पूरी तरह वैकेंट है, अगर मैंने उसमें कोई गैस को रिलीज किया, तो सिंपल सी कहानी, उसमें क्या होगा बेटा, जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही क्या होगी, गैस की वॉल्यूम। चमका क्या, तो बेटा डिजोल्व हुई, तो फिर रिएक्शन करके डिजोल्व होगी, गैस से नॉर्मली डिजोल्व नहीं होती। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, जैसे अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अपन ने हीलियम भरा, क्या भरा बेटा, हीलियम। तो ये वैकेंट जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, कितनी है बेटा, 1 लीटर। क्लियर। तो 1 लीटर अपने पास एक कंटेनर था, उसमें आपने 1 मोल हीलियम भरी, तो वो हीलियम की वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, 1 लीटर। अब अगर मैं कहूं कि बेटा अपने एक कंटेनर लिया, उसमें वॉल्यूम तो कंटेनर की 1 लीटर थी, लेकिन उसमें हीलियम और नियोन दोनों 1 1 मोल भरी, तो बताओ हीलियम की वॉल्यूम कितनी होगी, नियोन की भी आधा आधा नहीं बटेगा क्या, अरे बोलो आधा आधा नहीं बटेगा है दोनों को, नहीं बटेगा। गैसें दोनों घूमती रहेंगी, दोनों गैसें ही घूमती रहेंगी। हमारी पास में पानी क्या होता है ना, वो बेटा क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है जगह को, दूसरे को नहीं आने देता अपनी जगह। गैसों में ऐसा नहीं है ना, तो इधर आ जा मैं भी आ जाता हूँ, क्योंकि गैसें कभी पूरी टाइटली तो भरती नहीं है ना, किसी चीज में बहुत टाइटली गैस नहीं भरती, वो तो घूमती रहेंगी, दूसरा भी घूम ले, मना नहीं करेंगी। हमारी बात में, हीलियम भी घूम लेगी, नियोन भी घूम लेगी, अलग अलग प्रेशर पे घूम लेंगी, ऐसा में। अरे बोलो, तो इसमें कोई बहुत पानी थोड़ी है कि आधा मेरा आधा तेरा, ये बात समझ में, क्योंकि वो लिक्विड क्या या तो मेरे में घुल, वरना वो ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है स्पेस को, ये तो खाली रहता है, घूमता रहा, तो भी घूम ले, मैं भी घूम लेता हूँ। हमारी बात में, क्योंकि अगर मैं इसमें हीलियम डालूंगा तो पूरे कंटेनर में हीलियम घूमेगी, पूरे कंटेनर में नियोन घूमेगी, दो अलग अलग परफ्यूम को अगर बोतलों खाली कर दे, दोनों की गैसें घूमेंगी कमरे में। अरे बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की, किसकी बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री और कूलनेस। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। बोलो कोई दिक्कत है, किसी चीज का कितना वो गर्म होता है, कितना वो ठंडा होता है, पर डिग्री कितना गर्म, पर डिग्री कितना ठंडा हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं। अब जो बेटा सिंपल सी कहानी, टेम्परेचर की अपने को दो स्केल यूज करनी होती है, केल्विन और सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो टेम्परेचर केल्विन में होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 273 डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कहूं डिग्री में 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होगा, 300। डिग्री में अगर 37 डिग्री है, तो इसमें कितना होगा, 310। बोलो कोई दिक्कत है। 25 डिग्री है तो कितना होगा, 298 केल्विन। आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते रहो, हमें कोई दिक्कत है। एक और स्केल चलती है बेटा फ़ारेनहाइट, कौन चलती है, फ़ारेनहाइट। वैसे तो कोई हमारे काम नहीं आती, फिर भी हमें पता होना चाहिए आपस में कन्वर्जन। तो देखो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, C-0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। फिर C-0 क्यों किया, जीरो कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा फ्लो अच्छा लगे, थोड़ा क्या फ्लो अच्छा लगे, C-0, बाकी कोई मतलब है नहीं। तो आप इनसे किसी को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फ़ारेनहाइट है, कौन है बेटा, आप चाहते हो फ़ारेनहाइट और डिग्री में रिलेशन आए, तो दोनों को बराबर कर दो, तो क्या आ जाएगा, C/100 इक्वल टू F माइनस से 32 180, जीरो से जीरो कट जाएगा, सोल्व आउट कर लेना। डिग्री में देगा फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फ़ारेनहाइट देगा डिग्री में आ जाएगा।
सेम कहानी फ़ारेनहाइट और किसको कन्वर्ट कर सकते हो आपस में, केल्विन को। किसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या है, C माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। समझा क्या, चलो जी। अब जो बड़ा डिग्री स्केल होती है वो डिफाइन होती है -273.15 डिग्री से। डिग्री की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, -273.15। लेकिन जो केल्विन स्केल है वो कहां से डिफाइन है बेटा, 0 केल्विन से। कहां से डिफाइन है, आई बात में, केल्विन स्केल डिफाइन फ्रॉम है 0 केल्विन। आपको केल्विन स्केल को 0 केल्विन से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, आगे बात में, अरे बोलो। नेक्स्ट वन देखो बेटा, केल्विन स्केल इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। इसको क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल का दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट स्केल। नेक्स्ट वन बात करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज ए 0 केल्विन। आगे बात में, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। और 0 केल्विन से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि बेटा हमें पता है केल्विन इक्वल टू क्या है, 273.15 प्लस डिग्री, और डिग्री में मिनिमम कितना है, और जैसे रखेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा, 0। तो ध्यान रहे बेटा, केल्विन स्केल कभी नेगेटिव में नहीं होती है। अरे बोलो, केल्विन स्केल का कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। समझा। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा, अगर मैं तुम्हें एक चीज पूछूं, ध्यान से समझना कि ये 273 केल्विन, एक सेकंड जगह है क्या, हाँ ये रही। अपन ने कहा डिग्री में 27 डिग्री 28 डिग्री, केल्विन में कितना आएगा, 300 और 301। क्या दोनों डिग्री स्केल में देखो बेटा अलग अलग बात है, लेकिन डिफरेंस सेम है। 27 से 28 डिग्री कितने का डिफरेंस है, 1 डिग्री का। तो केल्विन में भी कितने का डिफरेंस है, 1 डिग्री का। 1 केल्विन का, 1 डिग्री बोल दे, डिग्री का मतलब सेल्सियस नहीं लगाओ तो डिग्री होता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन। डिग्री का मतलब ये नहीं है कि सेल्सियस ही हो, 1 डिग्री है। 1 डिग्री केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस। दोनों सेम बात है, दोनों क्या है, डिग्री होता है, ये पूरा बोलना होता है डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस। अब अपन केल्विन वाले को सिर्फ केल्विन बोल रहे होते हैं, सेल्सियस वाले को डिग्री बोल रहे होते हैं। इसमें पूरा होता है डिग्री, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री क्या है, किसी का भी हो, मैंने कहा 1 डिग्री का चेंज हुआ। अब 1 डिग्री से सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में, सेम होता है ना, डिफरेंस तो क्या होता है, सेम। वैल्यूज अलग अलग है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू और केल्विन की वैल्यू में बहुत फर्क है, लेकिन डिफरेंस में कोई फर्क है। 1 डिग्री इधर भी 27 से 28, 1 डिग्री का चेंज हुआ। 300 से 300 केल्विन कितने का चेंज है, 1 का। तो डिफरेंट सेम होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में। और हमें मोस्टली केल्विन ही यूज करनी होती है, डिग्री सिर्फ एक फॉर्मूले के अलावा कहीं यूज नहीं करनी। आगे बात में, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होता है बेटा, एफ अपॉन, सॉरी प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए। अगर मैं फोर्स न्यूटन में लूं, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो उसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, और यही आपकी एसआई यूनिट है। क्या है बेटा, एसआई यूनिट। समझा क्या। इसी तरह से बेटा ध्यान से देखना कि इसी को बोलते हैं बेटा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं, अगर मैं फोर्स तो लूं डाइन में और एरिया किस में लूं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये कौन सी यूनिट है, पढ़ाया तुम्हें यूनिट कन्वर्जन, सीजीएस यूनिट। कौन सी है बेटा, सीजीएस। फोर्स तो किसमें होना चाहिए, डाइन में, और एरिया किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो बड़ा ध्यान से कि 1 पास्कल होता है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों बात एक ही है। और अगर मैं इसको बराबर करूं तो 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ले सिर्फ डाइन नहीं बता रहा हूँ, 10 डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर को 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे बात में ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी यूनिट कन्वर्जन फंसा देती है। इसके बाद मैंने तुम्हें मोल में भी सिखाया था कि 1 एटीएम में कितना होता है बेटा, 760 टोर, 760 एमएम पे एच जी, 76 सेंटीमीटर पे एच जी, 101.325 पे पास्कल, 101.325 पे किलो पास्कल, और 1.01325 पे बार। सारी बात में देखो, आपको एक याद करना, बाकी सब वैसी है। 1 एटीएम इक्वल टू 760 टोर, 760 एमएम ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 101.325 पे पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, और 1.01325 पे बार। समझा क्या। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि जो एक बार होता है बेटा वो इक्वल होता है 0.987 एटीएम। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक एटीएम में कितना है, 1.01325 बार, और एक बार में कितना है, 0.987
एटीएम, ऑलमोस्ट नियर बाय दोनों सेम ही है। अब नेक्स्ट चीज ध्यान से समझो बेटा कि बार और एटीएम में से बड़ा कौन है? एटीएम बड़ा है। क्या है बेटा? एटीएम। आई बात में आप देखोगे तो एटीएम सबसे बड़ा है, एटीएम सबसे ही आगे बात में। चलो जी, और ये हमारी ऐसा यूनिट है पास्कल, और ये पास्कल कितना होता है देखो सब सेम ही है। यहाँ 760 760 76 फिर 101325, फिर देखो तो किलो पास्कल है, किलो में तो आपने कुछ नहीं किया, 1000 से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट को एक आगे बढ़ाते क्या जाना है? बार। क्या जाना है? बार। अब देखो हमसे क्या होता है कि इनके आपस में यूनिट कन्वर्जन करनी होती है। तो जैसे मैंने आपको लिखा 1400 टोर है, इसमें पूछ लिया पास्कल कितने होंगे, ठीक है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि 760 टोर में कितने पास्कल हैं? 101325। तो एक टोर में कितने होंगे? 1/760। बोलो कोई दिक्कत है? अब मैंने कहा ये समझ में आ गया बेटा 1400 टोर में कितने पास्कल है। अब जैसे हमसे कहा कि कन्वर्ट करो फॉलोइंग इनटू एटीएम, इन सबको एटीएम में कन्वर्ट करना, अपने जनरली का एटीएम काम आता है। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि कुछ नहीं करना बेटा, अगर आप सबको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो जिसको भी कन्वर्ट करना है उसी का उसमें डिवाइड कर दो। कि सर उसी का कर दो मतलब जैसे 57 सेंटीमीटर ऑफ एचजी को किसमें कन्वर्ट करना है? एटीएम में। तो एक एटीएम में कितने एमएम ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एचजी होते हैं? 76। तो इसमें 76 का डिवाइड कर दो। हमें कहा 380 टोर को किसमें कन्वर्ट करना है? एटीएम में। तो 380 टोर को किससे डिवाइड कर दो? 760 से। आई बात में। नेक्स्ट देखो आपको कहा 20.65 किलो पास्कल है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? एटीएम में। तो एक किलो पास्कल, एक एटीएम में कितने किलो पास्कल होते हैं? 101.325, उससे डिवाइड कर दो। मैंने कहा 190 एमएम ऑफ एचजी को एटीएम में कन्वर्ट करो, तो एमएम ऑफ एचजी कितने होते हैं एक एटीएम में? 760। तो इसको 760 से डिवाइड कर दो। समझा क्या? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा गैस लॉ की। किसकी बात करते हैं? गैस लॉ की। गैस लॉ क्या है बेटा? लॉ विथ शो रिलेशन बिटवीन, लॉ विथ शो रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ टू, एनी ऑफ ए टू, किन्हीं दो के बीच में। वो दो कौन है बेटा? प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर मोल, कीपिंग द अदर टू कांस्टेंट। अदर टू मतलब किन्हीं दो में रिलेशन बताएंगे, या तो प्रेशर वॉल्यूम में बताएंगे, प्रेशर टेम्परेचर में बताएंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर में बताएंगे, इसी तरह वॉल्यूम मोल में बताएंगे, टी एन में बताएंगे, किन्हीं दो में रिलेशन बताएंगे, बाकी दो को क्या रखते हुए? कांस्टेंट। आई बात, चार चीजें अपने पास, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मोल, चार में से दो को कांस्टेंट रखेंगे और दो को क्या बताएंगे? रिलेशन। उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैस लॉ। क्या बोलते हैं? अब लेकिन गैस लॉ को पढ़ने से पहले अपन एक चीज पढ़ लेते हैं जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। इसे मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताई थी। क्या आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा? आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इस पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी क्या है? प्रेशर। क्या है बेटा? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? मोल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर हमें एटीएम में लेना है, किसमें लेना है? वॉल्यूम आपको लीटर में लेनी है, किसमें लेनी है? और टेम्परेचर किसमें लेना है? केल्विन में। अब बात आती है गैस कांस्टेंट आर की। तो देखो आर की एक वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन है पर मोल। आप इसको शॉर्ट में क्या यूज कर सकते हो? 1/12। आगे बात में ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क है नहीं है। नेक्स्ट वन, आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन है पर मोल। ये भी किसकी वैल्यू है बेटा? आर की। और ये कितना आता है? 25/3। आगे बात में चाहे ये लो अपने कोई फर्क है। इसी तरह आर की एक और वैल्यू 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और आप इसको जनरली कितना ले रहे होते हो? 2। अब आपको समझ में नहीं आता कि सर आर की कौन सी वैल्यू यूज करनी है, तो मैं तुम्हें कहूं कि आर की वैल्यू इस प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अगर प्रेशर आपका एटीएम में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है बेटा? एटीएम में। और वॉल्यूम किसमें गिवन है? लीटर में। तो हमें कौन सी यूनिट यूज करनी चाहिए भाई? ये एटीएम और लीटर इधर भी क्या होना चाहिए? एटीएम लीटर होना चाहिए ना यूनिट वाइज। अरे बोलो। तो बेटा ये भी किसमें होने चाहिए? लीटर एटीएम में। आई बात में ये लीटर एटीएम, तो ये भी किसमें होने चाहिए? लीटर एटीएम। और ये यूनिट समझ में आए ना? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल कैसे आई? अरे बोलो। तो अगर ये लीटर एटीएम में है तो इधर भी लीटर एटीएम वाला यूज करना है। तो प्रेशर वॉल्यूम अगर आप लीटर एटीएम यूज करते हो तो आर की आप 1/12 लिखना। क्या लिखना? और मैं तो ये कहता हूँ इस गैस इक्वेशन में आप 1/12 ही लेना हमेशा। फट जैसे इक्वेशन होता है, टाइम को लफड़े में पढ़ना है। गैस इक्वेशन में हमेशा किसको यूज करना? 1/12 को। कि सर बाकी दो को, बाकी दो को अपन एनर्जी और वेलोसिटी के फॉर्मूले में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? अभी यूज नहीं करेंगे, एनर्जी और वेलोसिटी के फॉर्मूले में यूज करेंगे। अभी तो सिर्फ क्या करेंगे? इसी को यूज करेंगे। फिर भी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप कोई कहे कि नहीं सर मैं तो ये यूज करूंगा ही करूंगा,
जूल ऐसा यूनिट है। इसको तभी यूज करना है जब प्रेशर तो लो पास्कल में और वॉल्यूम किसमें गिवन हो, मीटर क्यूब में। तो काहे को लफड़ा करना, इसी को यूज करते रहो। हाँ मान लो एग्जामिनर ठान ही ले कि प्रेशर तो पास्कल में देते वॉल्यूम मीटर क्यूब में देते, तो काहे को यूनिट कन्वर्जन करें, सीधे इसी को रख देंगे 25/3। क्या लिख देंगे, अरे बोलो, चले आगे। नेक्स्ट में आता है बोल्स लो। क्या आता है बेटा, बोल्स। क्लियर है कि भाई बोल्स लो क्या है, ध्यान समझो बेटा। एट कांस्टेंट अमाउंट, तो बोल्स ने क्या कहा था, ध्यान समझना। क्योंकि देखो इस लॉ में मेरे सिंपल सिखानी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, मैं दो को कांस्टेंट रखूंगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस। अगर गैस का अमाउंट कांस्टेंट, इसका मतलब गैस का मोल भी क्या है, कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर, और क्या रख रहा है, टेम्परेचर। तो मुझे पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, अपनी जो इक्वेशन है आपको मैंने मोल में भी सिखाई थी, फिर बताई। तो इसमें कह रहा है कि एन अमाउंट कांस्टेंट, मतलब एन भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो आर तो पहले ही कांस्टेंट है, तो एल एच आर एच एस में सारे कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। अरे बोलो, तो यही तो कह रहा है, एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ एनी गैस, प्रेशर ऑफ ए is inversely proportional to its volume, it's inversely proportional to it, मतलब प्रेशर ऑफ एनी गैस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। और आपको पता है बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कोई क्या आएगा, कांस्टेंट, वो क्या होगा, के। तो P इक्वल टू क्या है, के अपॉन ए वी। और अगर मैं V को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो यही आया कि नहीं है, PV इक्वल टू के। और आपसे वो के की वैल्यू पूछे तो के किसके इक्वल होगा, आइडियल गैस इक्वेशन में दिख रहा है ना, एनआरटी। क्या होगा, क्योंकि एन भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, इन तीनों का मल्टीप्लाई तो के बोला आपने, समझा। अब अपन क्या यूज कर सकते हैं बेटा, कि मुझे पता है पी और वी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं कहूं पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम में V1, बाद में प्रेशर P2, वॉल्यूम में V2, तो मुझे पता है P1 V1 भी किसके इक्वल है, एनआरटी के। P2 V2 भी किसके इक्वल है, एनआरटी के। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, P1 V1 इक्वल टू, अरे बोलो भाई, P1 V1 के बराबर है, और P2 V2 भी किसके बराबर है, के। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। ये कब वैलिड है बेटा, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, समझा क्या। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ गैस इन द सिलेंडर ऑफ 10 लीटर इज 2 atm, व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ प्रेशर इंक्रीज बाय 50%। तो सिंपल सी कहानी, मुझे इनिशियली प्रेशर P1 कितना दिया है, 2 atm, वॉल्यूम V1 कितना दिया है, 10 लीटर, कितना दिया है, 10 लीटर। अब वो कहता है कि मैंने प्रेशर 50% से बढ़ा दिया, तो इनिशियली कितना था, दो, दो का 50% कितना होता है, एक। तो इनिशियली दो था, उसका 50% और बढ़ा दिया, मतलब दो प्लस एक कितना हुआ, तीन। उसने मुझसे ये नहीं कहा कि 100% बढ़ा दिया, उन्होंने मुझे कहा जो भी था उसका 50%। तो दो पहले कितना था, दो, दो का 50% कितना होता है, एक, और दो प्लस एक कितना हो गया, तीन। तो क्या मुझे फाइनल P2 भी पता है, कहता है V2 निकालो। क्या निकालो, तो आप क्या यूज करोगे, P1 V1 इक्वल टू, तो P1 कितना है, 2 इंटू 10, P2 पता है, V2 निकाल लोगे बेटा, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, कि अपने पास एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में इधर गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, गैस। उस गैस का प्रेशर 2 atm में, वॉल्यूम है 5 लीटर है, या एक स्टॉपिंग कॉक लगा हुआ है जिससे कि इधर उधर ना जा सके। इधर वॉल्यूम भरी हुई है 10 लीटर, वॉल्यूम कितनी भरी हुई है, 10 लीटर। क्लियर है, और ये खाली पड़ा है, इधर वॉल्यूम है 10 लीटर, इस कंटेनर की ओर खाली पड़ा है। अब हमने कहा कि इफ वी स्टॉपर रिमूव, हमने क्या कर दिया, स्टॉपर को क्या कर दिया, रिमूव। तो बताओ फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो पहला काम है बेटा हमारे को पता करना है कि इनिशियली प्रेशर कितना था, P1, वॉल्यूम कितनी थी, V1। तो अपन फॉर्मूला तो भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना है, 5, V1 कितना है, 2। आगे बात में, इक्वल टू P2 कितना होगा, P2 तो पूछा है। अब V2 की बात करें तो बेटा V2 में बच्चा गलती क्या करता है, V2 वो 10 लीटर ले लेता है। कितना लेता है भाई, आपने स्टॉपर हटाया तो क्या ये दोनों कंटेनर एक हो गए, तो वॉल्यूम तो टोटल 15 हो गई कि नहीं होगी, 10 इसकी 5 है, अरे बोलो। आपने स्टॉपर हटाने के बाद वॉल्यूम तो दुगनी होगी कि नहीं होगी, तो वॉल्यूम कितनी होगी, 15 लीटर। कितनी होगी, तो इधर कितना है, 5 इंटू 10, और उधर कितना आ गया P2, तो इधर डिवाइड कर देंगे, P2 आ जाएगा 2/3, क्योंकि पूरा कंटेनर एक हो गया ना अब तो वॉल्यूम में गलती करता है बेटा, इस क्वेश्चन में ध्यान रहे बेटा, वॉल्यूम में क्या करता है, गलती। वो इस कंटेनर की वॉल्यूम ले लेता है। अरे स्टॉपर हटाने के बाद ये और ये दोनों तो क्या हो गई बेटा, सेम। चमका क्या, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ गैस बैलून, वॉल्यूम ऑफ ए
गैस बैलून एट टू एटीएम प्रेशर इज 10 लीटर। क्लियर है? फिर लिखा है बेटा सम पार्ट ऑफ गैस इज लीक, सम पार्ट ऑफ गैस इज ए लीक, इस गैस का कुछ पार्ट है बेटा वो क्या हो गया बेटा, लीक हो गया, ड्यू टू लीक्ड फ्रॉम बैलून, इससे कुछ पार्ट गैस का क्या हो गया, बैलून से लीक हो गया, ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ बैलून रिड्यूस टू 5 लीटर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। भाई सिंपल सी कहानी, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक पहले बैलून था, उस बैलून की वॉल्यूम आपको दे रखी है 10 लीटर और प्रेशर दे रखा है 2 एटीएम। क्या दे रखा है, इस बैलून में कुछ लीकेज हुई तो कुछ गैस का अमाउंट बाहर चला गया, इस बाहर जाने के कारण इस गैस की जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर होगी। कितनी होगी बेटा, 5 लीटर। तो बताओ गैस का प्रेशर कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है, बैलून थी, वॉल्यूम 10 लीटर था, प्रेशर 2 एटीएम था, इसका कुछ अमाउंट गैस का लीक कर गया, उसी कारण इस बैलून की वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम होगी 5 लीटर होगी, तो प्रेशर कितना होगा। बोलो तो सही, कितना है, 4, 4। कैसे निकाला बेटा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, कोई दिक्कत है, क्यों। देखो बेटा जी, बोयल चाचा क्या कह के गए थे हमें, मोल और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ऊपर देखो वो रो रहे हैं, देखो ऊपर, ऊपर से आंसू पड़ रहे हैं उनके कि कैसी औलादों में लॉस सिखा गया, ध्यान ही नहीं रखते, जहां कुछ समझ में आया कि क्या दे रखा है कि ठीक है बड़ा मल्टीप्लाई छोटा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है कि ऐसा नहीं है ना कि गैस लीक कर रही है, गैस क्या कर रही है, और गैस लीक कर रही है इसका मतलब मोल ऑफ तो कांस्टेंट ही नहीं हुए। वो कहता है कि मैंने इसको कंप्रेस कर दिया और कर दिया, कुछ कर लेता तब मानता, गैस लीक कर रहा मतलब मोल क्या हुआ, कांस्टेंट ही नहीं हुआ, और मोल कांस्टेंट नहीं हुआ तो इस पे बोल्स एप्लीकेबल ही, मैं गैस के अमाउंट लीक कर दी ना, बैलून में से कुछ अमाउंट ऑफ गैस लीक हो गई तो अंदर से कुछ गैस तो बाहर चली गई, तभी तो वॉल्यूम घट रही है। अगला कह रहा है लीक कर दी, क्या कर दी, तो इसका मतलब आपने तो वॉल्यूम हटा दी, मास हटा गया ना कुछ, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, इन दिस क्वेश्चन बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, एज गैस इज नॉट कांस्टेंट, एज वेट ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट। इससे नहीं निकाल सकते, बॉयल्स लॉ नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते, क्लियर। मोल कंसर्न फिर हमें बताना पड़ेगा कितनी मोल गई है, कुछ और भी था, टेम्परेचर टेम्परेचर है। नेक्स्ट ना, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 25%। अब उसने हमें बताया नहीं कि वॉल्यूम को 25% बढ़ाना है कि घटाना है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि परसेंटेज चेंज निकालो प्रेशर में, अगर वॉल्यूम में 25% का चेंज हुआ है। तो मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया जब भी ये परसेंट परसेंट का क्वेश्चन दे तो 100 मान लो, क्या मान लो, तो मैंने कहा इनिशियली प्रेशर 100 है, वॉल्यूम भी 100 है, मान लिया, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना आसान होता है। अब वो क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है, वॉल्यूम उसने 25% बोली है, बताया नहीं घटाया कि बढ़ाया, मैंने कहा 25% बढ़ा दी, तो वॉल्यूम 25% बढ़ा दी, तो 100 का 25% कितना होता है, 25, इनिशियली 100 था, 25% बढ़ के कितना हो गया बेटा, 125 लीटर। तो क्या मुझे अब V2 पता लग गया, क्या पता करना है, P2। तो मैं क्या करूंगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 मुझे पता है कितना है 100, V1 पता है कितना है 100, P2 V2 पता है कितना है 125। जैसे मैं इसे सोल्व आउट करूंगा कितना आ जाएगा, P2 बटा 80 एटीएम, लीटर नहीं बे, 80 एटीएम। तो पहले 100 था अब 80 हो गया, तो बताओ कितना क्या हुआ, बढ़ा कि घटा। तो आपको पहले से पता है कि सर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ने में प्रेशर घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, 20%। तो देखो प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है इसका मतलब मैंने ये कहा कि वॉल्यूम 25% बढ़ाई लेकिन प्रेशर कितना घटा, 20%, प्रोपोर्शनल नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूम 25% बढ़ाई तो प्रेशर 25% घट जाएगा, ना ना, ये प्रोपोर्शनल में होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा नहीं होता, घटेगा लेकिन कम ज्यादा हो सकता है, एकदम फिक्स रेशियो में नहीं होता। चमका क्या, लेकिन अगर मैं केस सेकंड लेता, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज, अगर वॉल्यूम 25% चेंज बोला ही तो बोला ही नहीं ना बढ़ेगी घटी, तो मैंने कहा 25% घट गई, और अगर 25% घट जाती तो इनिशियली 100 था, 100 का 25% कितना होता, 25, तो V2 कितना होता, 75, तो मुझे क्या निकालना होता, P2 निकालना होता। तो मैं फिर से क्या करता, P1 V1 इक्वल टू P2 V2,
P1 कितना है 100, V1 कितना है 100 इक्वल टू P2 इंटू 75। तो P2 क्या आता सोल्व करने पे 133। तो पहले 100 था अब 133 हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ गया। तो देखो मुझे पता वॉल्यूम घटने के साथ प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन देखो मैंने तो 25% घटाया लेकिन ये बढ़ कितना गया 33%। तो देखो बढ़ने में और घटने में सेम तरीके से नहीं बढ़ता, घट तो सिर्फ 20% रहा, बढ़ा 33%। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा वॉल्यूम 25% बढ़ाई तो प्रेशर 20% घटा, तो वॉल्यूम अगर 25% घटाएंगे तो प्रेशर 20% बढ़ेगा। ऐसी कोई बात है नहीं है, ये सिर्फ प्रोपोर्शनल्स में होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इक्वलिटी कुछ भी नहीं होती। हर चमका क्या। चलो जी नेक्स्ट में बेटा अपने पास फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। हमें ईच मार्बल की वॉल्यूम निकालने में क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है। अपने पास एक कंटेनर, अपने पास क्या है कि कंटेनर है। इस कंटेनर की वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको 1 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1 लीटर, मतलब कितना एमएल हो गया 1000 एमएल। साथ में इस कंटेनर का प्रेशर दिया हुआ है 1 एटीएम। कितना दिया हुआ है 1 एटीएम। इस कंटेनर का, इस कंटेनर में जो गैस उसका प्रेशर दिया हुआ है। अब कहता है कि हमने इस कंटेनर के जो प्रेशर वो 100% बढ़ा दिया। तो पहले अगर 1 एटीएम प्रेशर था तो 1 एटीएम का 100% क्या होता है 1, और 100% बढ़ा दिया मतलब प्रेशर क्या कर दिया दुगना। तो क्या आपको P2 पता है 2 एटीएम, P1 कितनी थी 1 एटीएम। क्वेश्चन समझा रहा हूं। फिर वो कहता है कि इस प्रेशर बढ़ाने से कंटेनर की वॉल्यूम है वो 625 ml होगी। कितनी होगी बेटा वॉल्यूम तो डिक्रीज होगी। पहली वॉल्यूम 1000 ml थी, अब कितनी होगी 625 ml। तो इस कंटेनर में जो ये मार्बल है छोटे छोटे क्या रखे हुए हैं 10 मार्बल रखे हुए। कितने मार्बल रखे हुए थे 10 मार्बल। क्लियर है। तो आपको ईच मार्बल की वॉल्यूम निकालनी है। जो मार्बल है इसकी कंचे है, इस कंचे की क्या निकालनी है वॉल्यूम। आ रही बात समझ में। आपके कंटेनर में 10 कंचे रखे हुए हैं। क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं इसलिए मैं समझा रहा हूँ। कंटेनर है उस कंटेनर में 10 कंचे रखे हुए। क्या रखे हुए 10 से कंचे। उस वक्त यहाँ पे जो गैस थी उसका प्रेशर 1 एटीएम था और कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर था। गैस का वॉल्यूम नहीं बोला, किसका बोला है कंटेनर का। फिर मैंने गैस का प्रेशर बढ़ाया, दुगुना किया, 100% बढ़ाया मतलब प्रेशर 2 एटीएम हो गया। उससे कंटेनर की वॉल्यूम 625 ml होगी। तो कंचों की वॉल्यूम क्या होगी। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि मुझे यहाँ गैस का प्रेशर P1 तो पता है 1 एटीएम, लेकिन गैस की अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो कंटेनर की वॉल्यूम 1000 ml है। लेकिन बेटा मैंने अभी समझाया था कि खाली कंटेनर की सारी वॉल्यूम गैस की होती है। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम इन कंचों ने ऑक्यूपाई कर रखी है, उस वो गैस की वॉल्यूम होगी क्या। मैं इतना एरिया तो गैस को मिला ही नहीं, तो गैस को इलाका तो यही मिला। तो मैंने कहा कि गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, तो मैं क्या कहूंगा कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है 1000 ml। और आप मुझे बताओ एक कंचे की वॉल्यूम मैंने V मान लूं, कितनी मान लूं तो 10 कंचों की वॉल्यूम कितनी 10V। तो मैं गैस की वॉल्यूम कैसे आएगी 1000 माइनस 10V कर सकता हूं। अरे बोलो कि भाई कंटेनर की वॉल्यूम में से कंचों की वॉल्यूम घटा दो, सेम कहानी है। अब मैंने कंप्रेस किया तो कंप्रेस कौन हुई होगी गैस, कंचे तो कंप्रेस हुए नहीं। अब कंटेनर की वॉल्यूम 625 है तो गैस की वॉल्यूम कितनी होगी कंटेनर की में से कंचों की वॉल्यूम घटा दो, क्योंकि कंचों की वॉल्यूम तो अभी भी वही है। तो कंचे तो बेटा कंप्रेस होते हैं, गैस ही कंप्रेस हुई होगी। अरे बोलो। अब मुझसे उसने कहा टेम्परेचर सेम है तो मुझे प्रेशर P1 पता है, गैस की वॉल्यूम, तो गैस की वॉल्यूम ये है, ये गैस की वॉल्यूम है। अगर कंचे नहीं होते तो गैस की वॉल्यूम होती। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। पहले प्रेशर 1 एटीएम था, वॉल्यूम क्या थी 1000 माइनस 10V इक्वल टू प्रेशर कितना है 2 और वॉल्यूम कितना है 625 माइनस 10V। दोनों को सोल्व करते हैं तो इधर से कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये आ जाएगा 1250, ये माइनस 20V और ये 1000 माइनस 10V। अब सिंपल सी कहानी, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 10V कितना आएगा 250, तो V कितना आएगा 25 ml। समझा क्या। ये था बेटा आपका बोल्स लो। क्या था बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स लो की। किसकी बात करते हैं चार्ल्स लो की। तो चार्ल्स लो क्या कहता है व्हेन अमाउंट ऑफ गैस, दो चीजें कांस्टेंट रखनी है अपनी इक्वेशन में, पीवी इक्वल टू नॉट, ध्यान समझना क्लियर है। व्हेन अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल एंड प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट है। तो आपको पता है बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं V इक्वल टू एन आर अपॉन पीटी, ऐसे लिख सकता हूं। वो कहता है कि मोल कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, आर तो पहले कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो V किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा सीधा ही। ठीक है तो ये तो बोला है वॉल्यूम ऑफ एनी गैस प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री टेम्परेचर नहीं एब्सोल्यूट। क्लियर है। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम इक्वल टू KT। तो मैं क्या लिख सकता हूँ V1, अगर ये कंटेनर उसका वॉल्यूम V1 है टेम्परेचर है T1 है,
फिर एक कंटेनर इसकी वॉल्यूम V2 टेम्परेचर है T2, तो V इक्वल टू क्या आएगा KT1, V2 इक्वल टू क्या आएगा KT2, और दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू, आगे बात समझ में। अब ये K की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप बता सकते हो K कौन होगा इसमें, यही तो है K, आगे समझ, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इंक्रीज बाय 20%, अगर वॉल्यूम को 20% से बढ़ा दिया है, तो बड़ा मुझे पता है वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर ये 20% बढ़ेगा तो ये भी 20% बढ़ेगी, और अगर ये 20% घटेगी तो ये भी 20% घटेगी। इनवर्सली में ऐसा नहीं होता, इनवर्सली में सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बात में डायरेक्टली में कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आया, दोनों चीजें मैं साथ साथ दोनों क्वेश्चन ले रहा हूँ, 20% उसमें अपने कोई दिक्कत है नहीं है, चमका क्या। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ गैस 80 डिग्री सेल्सियस इज 20 लीटर, कोई वॉल्यूम है उसका किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे कितना है बेटा 20 लीटर है, T डिग्री सेल्सियस बोला उसने, केल्विन नहीं बोला है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री, कितने डिग्री से इंक्रीज किया है 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज बाय 25%, वॉल्यूम कितने इंक्रीज हुई 25 से, तो कैलकुलेट T डिग्री सेल्सियस, उसने केल्विन नहीं पूछा, जो इनिशियली T डिग्री सेल्सियस था ना ये, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो हमें डिग्री डिग्री में कुछ नहीं पढ़ना, अपन केल्विन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं ध्यान से समझो, ये तो चलो समझा रखा है कि टेम्परेचर केल्विन में, उसको तो मैं पहले बता ही दिया। मैं मुझे पता है कि V1 जो वॉल्यूम कितनी है बेटा 20 लीटर, वॉल्यूम V1 कितनी है 20 लीटर, कोई दिक्कत है। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर T1 है, तो टेम्परेचर ये 20 लीटर किस टेम्परेचर पे था T डिग्री सेल्सियस पे था, तो टेम्परेचर T1 कितना आया T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अरे बोलो। वॉल्यूम कहता है कितने डिग्री कितना परसेंट बढ़ी 25%, तो 20 का 25% निकालो कितना आता है 5, कितना आता है, तो 25% बढ़ी, इनिशियल 20 थी 25% बढ़ी, मतलब V2 कितना हो गया 25 लीटर, कितना हो गया, तो V1 V2 पता लग गया। टेम्परेचर T1 कितना T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अब जो टेम्परेचर T2 केल्विन में की बात कर रहा हूं, वो कहता है कि डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री बढ़ाया, तो चाहे डिग्री में 50 बढ़ाओ चाहे केल्विन में 50 बढ़ाओ, बात तो एक ही है। तो अगर मैं कहूं कि इनिशियल टेम्परेचर T1 था, तो फाइनल टेम्परेचर T2 किसके बराबर आएगा T1 प्लस 50। अब कोई कहे सर वो तो डिग्री में बढ़े थे ना, अरे बढ़ाओ तो किसी में बात है सेम ही, और T1 किसके बराबर है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के, ये तो टेम्परेचर था अपने पास में शुरुआत में, अब जैसे मान लो 27 है, तो 27 प्लस 2 जो है 300 होता, अरे बोलो। अब मैंने क्या लिखा V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये सर क्यों, क्योंकि इसने बोला प्रेशर कांस्टेंट है मोल कांस्टेंट, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये चाल स्लो है। अब V1 की वैल्यू कितनी है 20, V2 की वैल्यू कितनी है 25, T1 और T2 की जगह क्या लिख सकता हूँ T1 प्लस है 50, इसको सोल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5T1 इक्वल टू 4T1 प्लस है 200, तो T1 कितना आ गया 200 केल्विन, क्योंकि T1 तो केल्विन में है, क्योंकि यहाँ डिग्री रख नहीं सकते, यहाँ तो केल्विन होता है, तो T1 कितना आ गया 200 केल्विन, लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, तो T1 इक्वल टू क्या है T डिग्री सेल्सियस प्लस है 273, और ये कितना है 200, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा -73, इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, अरे बोलो चमका क्वेश्चन में क्या गलती होती है। चल T1 पूछा है, क्यों T2 पूछा है, T डिग्री सेल्सियस पूछा है मुझसे, तो आ गया। नेक्स्ट में बेटा गाय लुसाक लो, क्या है बेटा गाय लुसाक लो। अब तो बेटा गाय लुसाक लो क्या कहता है ध्यान समझो, कहता है एट गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं P इक्वल टू NR अपॉन VT, लिख सकता हूं। तो वो क्या कहता है एट गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब ये सारा कांस्टेंट है, तो क्या बोल सकता हूं प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर इक्वल टू KT, तो बताओ यहाँ K किसके बराबर है
एन आर अपॉन ए वी के। अब प्रेशर के टी के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 इक्वल टू के टी वन, P2 इक्वल टू के टी टू। क्या जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू, अरे चमका क्या, पक्का। नेक्स्ट देखो, एक गैस सिलेंडर कैन विथ स्टैंड, इस विथ स्टैंड का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है, सहन करने की हिम्मत, सहन करने की हिम्मत। क्वेश्चन है बेटा, एक गैस सिलेंडर कैन विथ स्टैंड मैक्सिमम प्रेशर इज 15 एटीएम। एक गैस सिलेंडर मैक्सिमम 15 एटीएम का प्रेशर सहन कर सकता है। इससे ऊपर प्रेशर आते हैं वो फट जाएगा, इससे ज्यादा प्रेशर आते हैं वो क्या करेगा, फट जाएगा। ये अगले ने लिखा है, गैस सिलेंडर कितना मैक्सिमम प्रेशर सहन कर सकता है, 15 एटीएम। आगे बात में, नेक्स्ट देखो, एक गैस फिर आगे, फिर क्वेश्चन को आगे लिख रहा है, इसकी यहां तक ये बात पहले स्टेटमेंट लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, नेक्स्ट लिखता है कि एक गैस सिलेंडर इज फील्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक सिलेंडर उसमें 27 डिग्री पे गैस भरी एंड 10 एटीएम प्रेशर पे, और किस पे भरी बेटा, 10 एटीएम प्रेशर पे ये गैस सिलेंडर को भरा। फिर कहता है दिस सिलेंडर कैच फायर, इस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। क्या पकड़ ली बेटा, आग ले रहे, या फिर इस सिलेंडर के आसपास आग लग गई। ठीक है, इस सिलेंडर की ध्यान रहे गैस नहीं यूज हो रही है, इस सिलेंडर की गैस यूज है। अगर इस सिलेंडर की गैस यूज होने लगेगी तब तो क्या हो जाएगा, गैस का अमाउंट बदलने लगेगा कि नहीं बदलने लगेगा। भाई अगर एक सिलेंडर है, इसी सिलेंडर से गैस बाहर निकल के आग पकड़ रही है तब तो अमाउंट बदल रहा है गैस का। मैंने कहा गैस के सिलेंडर के आसपास आग पकड़ गई, कैच फायर, सिलेंडर के आसपास क्या लग गई बेटा, आग लग गई। इस क्वेश्चन के ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या है, सिलेंडर के आसपास क्या लग गई, आग। दिस सिलेंडर कैच फायर, प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एट विच सिलेंडर ब्रस्ट, वो टेम्परेचर बताओ जब सिलेंडर फट जाएगा। तो सिलेंडर फटेगा क्यों, क्योंकि सिलेंडर के आसपास आग लग गई। आग लगने से क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने से सिलेंडर के अंदर की क्या बढ़ेगी बेटा, प्रेशर का, प्रेशर बढ़ेगा। और बेटा कोई भी चीज होती है लिमिट ज्यादा प्रेशर सहन नहीं करता। तो बेटा जो घरों में सिलेंडर आते हैं ना, वो बहुत मजबूत सिलेंडर होते हैं, जनरली आग पकड़ने के साथ वो फटते नहीं है। आपके सिलेंडर पे आसपास आग लगी, आप बुझा दो, सिलेंडर नहीं फटेगा। वो तो 10-15 मिनट तक आप देखते नहीं हो, फिर वो फटता है। सिलेंडर पहले से लेबोरेटरी में टेस्टेड होते हैं, वो फटते नहीं है, कोई देर तक स्टैंड विद स्टैंड रखते हैं अपने आप को। हमारी बात में अब देखो ध्यान से कि भाई इसके बच्चे के मन में आएगी कि सर जब आग पकड़ेगी तो सिलेंडर फूल भी तो सकता है, वॉल्यूम बढ़ा लेगा। लेकिन देखो सिलेंडर की खासियत होती है, सिलेंडर कभी वॉल्यूम नहीं बदलते। वॉल्यूम कौन बदलता है, बैलून। तो सुनो ध्यान से पढ़ना, गैस स्टेट में अगर एक बैलून है और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बदलेगा तो गाइल उसागलो लगेगा ही नहीं। एक मैंने कहा एक बैलून है जिसमें गैस भरी हुई है, उसको गर्म कर रहे हैं तो अपनी वॉल्यूम भी बदलेगा, तो गाइल उसागलो लगेगा क्या, नहीं। सिलेंडर होना चाहिए, सिलेंडर अपना वॉल्यूम नहीं बदलता बेटा, सॉलिड है, वो फटता है, वो क्या करता है, फटता है। तो मुझे पता है कि जब सिलेंडर में भरी गई तो जब टेम्परेचर T1 कितना था, 27 डिग्री, और टेम्परेचर कितना था, 300, और प्रेशर कितना था बेटा, 10 एटीएम। अब मैंने कहा सिलेंडर की आग लग गई चारों ओर, तो सिलेंडर की आग लगी मतलब सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ मुझे पता है सिलेंडर है, बंद सिलेंडर है, तो गैस कहीं जा नहीं रही, तो मोल भी कांस्टेंट है, सिलेंडर की वॉल्यूम भी नहीं बदलती। तो सिंपल सी कहानी, कोई तो बढ़ेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं, मोल कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ रहा होगा। अब इसके चारों ओर आग लगी हुई है, तो गैस के अंदर जो गैस भरी हुई है वो गर्म होगी, गर्म होगी तो उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सिलेंडर कब तक सहन करेगा रे, 15 एटीएम तक। तो प्रेशर P2 कितना है, 15 एटीएम, कितना है। तो कोई सिलेंडर मैक्सिमम, जो ये सिलेंडर है मैक्सिमम 15 एटीएम अचीव कर सकता है, उससे ऊपर तो इसका है ही नहीं स्टैंड। तो इसका सिलेंडर का प्रेशर कितना हो गया, 15 एटीएम। तो हमें पता करना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जब सिलेंडर का टेम्परेचर की प्रेशर कितना हो जाएगा, 15 एटीएम। तो मैंने कहा इसमें तो गाइल उस्सा ग्लो लगता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, P1 अपॉन ए P2 इक्वल टू T1 अपॉन ए T2। P1 कितना है बेटा, 10, P2 कितना है, 15, T1 कितना है, 300। तो हमें क्या पता करना है, T2 क्या पता करना है, T2 तो सोल्व करके निकालेंगे। T2 कितना आएगा, 10T2 और 300/15, तो T2 कितना आ जाएगा, 450 केल्विन। मतलब ये सिलेंडर 450 केल्विन जैसी होगा तब फटेगा। डिग्री में भी पूछ सकता है, तो आप इसको 450 में से 273 माइनस कर देना, 177 के कुछ अराउंड आता है। बोलो कोई दिक्कत है आगे भाषण में। तो मतलब जब टेम्परेचर 450 केल्विन होगा तभी सिलेंडर फट जाएगा। अब इसी का एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन देता है बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के मेल्टिंग पॉइंट है मटेरियल का, वो 400 केल्विन है। कितना है, 400 केल्विन। तो बताओ बेटा कि ये प्रेडिक्ट करो कि सिलेंडर मेल्ट होगा कि फटेगा। तो सिलेंडर मेल्ट होगा या
फटेगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। क्लियर है? अगर अब देखो ध्यान से कि अगर कुछ चीज फटती कब है, फटने में चीजें डिफरेंस समझो बेटा, कि अगर मैं चीज को गर्म कर रहा हूँ, अगर वो मेल्ट हो गई, फटने का मतलब क्या होता है, जैसे आप बैलून है उसको हम हवा भरते जाओ, हवा भरते जाओ, फिर वो फटता है, फिर वो फटता है, ऐसे प्रेशर के कारण फटता है। इसी तरह से आपको सिंपल सी कहानी, अगर आपका सिलेंडर है, वो सिलेंडर आपको पता है जैसे 450 केल्विन टेम्परेचर होगा, उस वक्त इसके अंदर गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, 15 एटीएम, और जैसे 15 एटीएम होगा ये फटेगा, ये फटेगा, ये हमें पता है। लेकिन हमने जिस मटेरियल से इसको बनाया है वो 400 केल्विन पे पिघल जाता है, क्या कर जाता है, तो 400 केल्विन जब तक जब टेम्परेचर मैंने पहले रूम पे 300 केल्विन टेम्परेचर था, 300 से 400 केल्विन हुआ, तब तक सिलेंडर के अंदर 15 एटीएम अचीव ही नहीं किया, तब तक वो फटेगा नहीं। और जैसे क्या 400 केल्विन हुआ, ये चीज पिघल गई, ये चीज पिघल गई, तो गैस अंदर से निकल जाएगी, फटेगा कहां से, फटेगा नहीं ना, गैस क्या हो जाएगी, साइड से पिघल जाएगी। आप एक काम करना, एक बैलून है जिसको आधा ही भरना, मतलब टाइट नहीं भरना, नॉर्मल सा थोड़ा सा हवा भर के रखना, उसमें एक आध पिन लगा देना, क्यों फटेगा। हाँ मतलब आप थोड़ी सी हवा भरना, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ी सी हवा भरना, बस आपको लग जाए थोड़ी सी हवा है, फिर उसमें एक आध पिन लगा देना, वो फटेगा नहीं, धीमे धीमे गैस बाहर निकलेगी। इसी क्योंकि भाई उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना फटने की, लेकिन वो बहुत तेज हवा भरा हुआ है, उसमें आप लगना वो फटेगा, क्योंकि उसमें से गैस, फटने का मतलब क्या होता है, गैस का बाहर निकलना तेजी के साथ में, और तेजी के साथ आवाज बाहर निकलती तो आवाज करते हुए उसे उसको तो बोलते हैं फटना। आपके पास गैस भरी हुई नहीं, बैलून आराम से धीमे धीमे निकाल देगा सबको। तो ये सिलेंडर के साथ है, अगर मैं टेम्परेचर 400 केल्विन पे मेरा सिलेंडर, मैं कहता हूँ मटेरियल से सिलेंडर बना है, वो 400 केल्विन में पिघल जाता है, तो अभी मतलब सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो एकदम टाइटली पैक हुई नहीं है, और सिलेंडर उससे पहले पिघल जाएगा, तो धीरे धीरे गैस बाहर निकल जाएगी। वही बैलून वाला केस है, आप बैलून में थोड़ी सी हवा भर लो और उसमें एक आलपिन लगाओ, धीमे धीमे गैस निकल जाएगी, वो बोले फटेगा नहीं, बस उसमें लीकेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीकेज। जैसे गाड़ी का पंचर होता है, तो धीमे धीमे निकलता रहता है, कई बार होता है टायर फटता ही है, तो टायर फटता है, जब गैस का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो गाड़ी का टायर फटता है, गाड़ी का क्या फटता है बेटा, टायर। हाँ, तो कभी तुमने कभी टायर फटते हुए देखा है, ट्रक का टायर फटते हुए देखा होगा, उसके पास से अगर तुम निकल रहे हो और उसका टायर फट गया, अगर तुम्हारी स्कूटी स्कूटी है तो उछल के दूर पड़ेगी, है क्या कर रही है। तो चिंता मत, तो शहर में गाड़ी चलाती है, वहां ट्रक नहीं आते हैं, हाईवे पे फटते हैं ट्रकों के टायर। क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो अब हमसे वो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिलेंडर क्या मतलब, सिलेंडर ब्रस्ट होगा या मेल्ट हो जाएगा, तो आप कहोगे सिलेंडर ब्रस्ट तो 450 केल्विन पे होगा, और 400 केल्विन पे वो पिघल जाएगा। आजकल तुमने देखा होगा प्लास्टिक के सिलेंडर आ रहे हैं, छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं जिनमें अंदर गैस दिखती है, वो प्लास्टिक के हैं, वो फटेंगे नहीं बेटा, वो फटेंगे, वो पिघल जाएगी, मेल्ट, प्लास्टिक क्या हो जाएगी, मेल्ट। आई बात समझ में? वो एवेगेड्रो समझ गए तक, चलो जी। नेक्स्ट मैंने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो थीसिस, ये सब पीवी इक्वल टू एनआरटी के आसपास ही बने हुए। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या, आप देखो बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, तो आपको खुद को पता है वी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल के, आर तो वैसे कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर ए सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो बेटा, सेम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। समझ में आया, कि अगर कहता है कि दो अलग अलग गैस है, अगर दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम, तो उनकी सेम वॉल्यूम सेम मोल रखेगी, सही बात है। भाई आप प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर देते हो, मैंने कहा एक गैस है उसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, दूसरी गैस उसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, मैंने कहा इसके 5 मोल है, इसके भी 5 मोल है, अगर एन 5 है तो वॉल्यूम को भी मान लो इसकी 2 लीटर, तो इसकी भी वॉल्यूम क्या होगी, 2 लीटर। अरे बोलो, मैं सेम प्रेशर टेम्परेचर रख रहे हो आप बदल ही नहीं रहे हो ना, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, 5 मोल है, तो एन की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू फिक्स है, पी की वैल्यू फिक्स है, तो वॉल्यूम 2 लीटर आई। तो इधर भी अगर पी 5 है, सॉरी पी 5 है क्या, पी और टी सेम है और मोल 5 है, तो वॉल्यूम अब भी कितनी आएगी, 2। मतलब सेम वॉल्यूम में अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तभी, तो सेम गैसों की वॉल्यूम सेम मोल रखती है, या सेम मोल क्या रखते हैं, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वही बात में। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है एन के, और वॉल्यूम इक्वल टू के एल, चमका क्या, कितना सा हो गया, 8 पेज, भाई मेरा टारगेट था आज 12 का।